फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के नताइज आना शुरू हो गए। जी हाँ, सबसे बड़ा नतीजा आया है जो शायद सदर ट्रंप ने काफ़ी दिनों से रोक रखा था, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का ऐलान करने से पहले अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल तैयारियां थीं उनको हतमी शक्ल देनी थी। इसलिए उनकी आखिरी मुलाकात आप कह लें इस ऐलान से पहले फील्ड मार्शल से हुई, और जो आखिरी धागे इसके अंदर पिरोने वाले रह गए थे वो उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ मेरा ख्याल मिलके पिरोए, और उसके फौरी बाद चंद घंटों के बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। ऐलान उनका ऐलान जंग है ईरान की तरफ, और उसकी टाइमलाइन है। उन्होंने अब हतमी टाइमलाइन दे दी है। वाइट हाउस ने ऑफिशियली बता दिया है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका जो है वो हतमी तौर पर कब हमला करना है ईरान पर इसका फैसला कर लेगा। ये तो जाहिर है, एक तरफ तो अगर ईरान बिल्कुल ही कंसीड कर जाता है और सब कुछ दे देता है जो अमेरिका को चाहिए, तो फिर तो जंग बंद हो जाएगी। और वो ईरान नहीं कर रहा, और करता हुआ लग भी नहीं रहा, तो अमेरिका की तरफ से अब एक हतमी टाइमलाइन जारी कर दी गई है। और इस टाइमलाइन को जारी करने से पहले इंतज़ार किया गया इस मुलाकात को करने का, क्योंकि जाहिर है अब जो इंटरनेशनल मीडिया जो खबर ब्रेक कर रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। जब वो खबर आपके सामने रखेंगे तो आपको फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सदर ट्रंप ने ये ऐलान इस मुलाकात के बाद क्यों किया। वो पहले भी कर सकते थे, जाहिर है कई दिन से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और वो अभी रुके हुए थे। इनके साथ मुलाकात के फ़ौरन बाद उन्होंने वाइट हाउस से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करवाई है। सदर ट्रंप को कोट किया गया है बाकायदा, जो वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से, कि अब अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर सदर ट्रंप फैसला कर लेंगे कि किस दिन ईरान के ऊपर हमला करना है। उनकी ये बातचीत इतनी संगीन या इतनी सीरियसली ली गई कि अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मैंने पहले भी बताया, उनसे सबसे पहले पता चलता है। जैसे आनी हो तो परिंदों की परवाह से या परिंदों के रिएक्शन से आपको पता चलता है कि आंधी आ रही है। इसी तरीके से अमेरिका किसी जंग में जा रहा हो या और कोई बड़ा काम दुनिया में होने वाला हो, तो जो अमेरिकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो रिएक्शंस होते हैं उससे आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है। सदर ट्रंप के इस ऐलान के फ़ौरन बाद जो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें नैस्डैक को ही देख लें तो 200 पॉइंट से ज़्यादा वो मनफी में चली गई। बड़े बड़े स्टॉक्स जो हैं वो एकदम गिरे, जिससे ये वाजे हो गया कि अमेरिका जो है वो अब जंग की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमला करने की, 2 हफ्ते की बात नहीं की पूरे की, 2 हफ्ते के अंदर किसी भी वक्त, तो वो किसी भी वक्त हो सकता है। जाहिर है इसमें स्टॉक एक्सचेंज फ्लक्चुएट होती रहेगी, कहीं उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, कहीं वो कॉन्फिडेंस लूज़ करेगी। लेकिन ये बात अब तय हो गई कि आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात थी वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी थी कि सदर ट्रंप ने कब हमला करना है। अब जो दुनिया के डिफरेंट जरीदे हैं, न्यूज़पेपर हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो आप CNN की बात करें, रॉयटर्स की बात करें, वो आप ABC न्यूज़ की बात करें, या आप CNBC 18 की बात करें, या CNN न्यूज़ 18 की बात करें, तो सभी ने स्टोरी रन की है और बातचीत की है। अल जज़ीरा ने भी की है कि जो सदर ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है इसके अंदर क्या कुछ हुआ है। अगर हम CNN न्यूज़ 18 की बात करें तो उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि पाकिस्तान से हवाई अड्डे भी मांगे गए हैं, पाकिस्तान से ज़मीनी इमदाद भी मांगी गई है, और पाकिस्तान से समंदरी जो रास्ता है वो भी मांगा गया है। मतलब अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान इराक से कहीं ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। ईरान अफ़गानिस्तान से भी फ़ौजी एतबार से कई गुना ताकतवर मुल्क है। अगर अफ़गानिस्तान में ये जंग जो है वो सालों तक जारी रह सकती है, और इराक में भी आपने देखा था कि लंबी चली थी, तो इराक में खुदा न खास्ता अगर जंग लगी तो वो सालों पर मुहित होनी है। इसलिए अमेरिका को ना सिर्फ फ़ज़ाई वहाँ पर फिर सहूलत चाहिए होगी, ज़मीनी सहूलत भी चाहिए होगी, और उन्हें समुद्री सहूलत जो है वो भी दरकार होगी। ये CNN न्यूज़ 18 ये वाज़े तौर पर इसके ऊपर स्टोरी कर रहा है। दूसरों ने भी की है, लेकिन CNN न्यूज़ 18 ने वाज़े तौर पर ये लिखा है और एयर किया है कि ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ये चीज़ें मांगी गई हैं। अब ज़ाहिर है इसमें कोई ना कोई कॉन्फिडेंस सदर ट्रंप को हासिल हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने इसके फौरी बाद, मैंने जैसे कहा कि ये आखिरी मीटिंग थी फील्ड मार्शल साहब की उनके साथ, इसके फौरी बाद उन्होंने अपना जो लाहे अमल है उसका हतमी ऐलान कर दिया है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर हम किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अब इसमें एक साइड रह जाती है या एक ऑप्शन रह जाती है कि शायद हमला ना हो, और वो एक ही है, अगर ईरान सरेंडर कर दे, जैसे कि सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, अनकंडीशनल सरेंडर। अगर ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करता है तो फिर तो जंग ख़त्म हो गई। जाहिर है फिर तो ईरान से मतलब के ऊपर से ख़ामेनेई साहब हुकूमत छोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं, रजीम भी चेंज हो जाती है, न्यूक्लियर से भी डिपार्चर चला जाता है,
और अपनी जो आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी है उससे ईरान डिपार्चर ले लेता है तो फिर तो जाहिर है हमला नहीं होगा। अदर देन दैट, जो कि ईरान ये करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो अदर देन दैट वाज़े तौर पर सदर ट्रंप ने अब लाहे अमल अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर का दे दिया है। इसमें ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो पाकिस्तान से उन्हें चाहिए होगा वो उन्हें मिल गया होगा और उन्होंने उसी वजह से अपनी टाइमलाइन जो है उसका ऐलान कर दिया। अब ये सिर्फ हम नहीं कह रहे कि ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। कल हमने आपको बताया कि तलत हुसैन से लेके मुनीब फ़ारूक से लेके और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उसमें चंद नाम जैसे तलत साहब और मुनीब साहब जो जर्नली टाउट हैं वो भी अब इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मामला कितने ख़राब हैं। आज हम आपको इसी वीलॉग के आखिर पर नजम सेठी साहब का भी 1-1.5 मिनट का तजिया है, वो वीलॉग के आखिर पर सुनवाएंगे। तो आपको लगेगा कि जो पिछले 2 दिन से हम बात कर रहे हैं तकरीबन उसी से मिलता जुलता तजिया नजम सेठी साहब का है। वो आपको क्यों सुनवाएंगे? क्योंकि वो कोई प्रो इमरान खान तजिया निगार तो है नहीं, कोई प्रो PTI तो नहीं है। अगर आपने उन्हें कहना है तो आजकल वो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, ज़हीन आदमी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इस्टेब्लिशमेंट के भी वो करीब हैं और नवाज शरीफ के भी वो माजी में तो बहुत करीब रहे हैं, आजकल भी हैं। जरदारी साहब से भी उनकी अच्छी बातचीत है। तो वो क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, बाहर के मामलात को भी समझते हैं, तो उनका तजिया, तारीख पे भी उनकी नज़र है, तो उनका तजिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर पर 1 मिनट की उनकी बातचीत आपको सुनवाएंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, जो हम पिछले 2 दिन से तजिया कर रहे हैं, और अब नजम सेठी जैसे जो आप उन्हें किसी सूरत भी प्रो इमरान खान नहीं बल्कि एंटी इमरान खान आप तजिया निगार कह सकते हैं, वो भी अब फील्ड मार्शल साहब के इस सारे काम को किस नज़र से देख रहे हैं। एक और चीज़ भी आपने देखनी है कि पिछले चंद हफ्तों में सदर ट्रंप ने 3 अहम शख्सियात की तारीफ की है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये जो 3 अहम शख्सियात हैं, ये दुनिया में कौन कौन हैं जिनकी उन्होंने तारीफ की। हालांकि हाल ही में वो G7 गए, जहाँ पर पूरी दुनिया के जो मोतबर तरीन 8-9 मुल्क हैं, उनके जो मोतबर लोग थे वो आए हुए थे, मीन उनके हेड ऑफ स्टेट आए हुए थे। तो किसी की तारीफ सदर ट्रंप ने इन दिनों में नहीं की। दुनिया में 3 लोगों की तारीफ उन्होंने की है हालिया दिनों के अंदर। सबसे पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझे बड़े पसंद हैं। उसके बाद दूसरी तारीफ़ उन्होंने मोदी साहब की है। मोदी साहब ने जो कुछ गुजरात में कर रखा है और जो कुछ कश्मीर में कर रखा है और ओवरऑल इंडिया के अंदर जो कुछ उन्होंने कर रखा है मुसलमानों के साथ, मेरा ख्याल मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ़, वो मेरा ख्याल किसी तारीफ़ के मोहताज ही नहीं है, जो कुछ गज़ा में और सब कुछ हो चुका है। तो आप ज़रा ये कितने बड़े आप ये कहें कि सादत की बात नसीब हुई है जनाब फील्ड मार्शल साहब को कि एक तरफ नेतन्याहू, एक तरफ मोदी और दरमियान में उन्होंने रखा है फील्ड मार्शल साहब को, इनकी तारीफ़ की है। तो ये 3 ही लोग हैं जिनकी उन्होंने तारीफ़ की है। अब फील्ड मार्शल साहब की क्यों तारीफ़ की है, इनकी क्या ऐसी खिदमात हैं, मतलब कि जो नेतन्याहू से मिलती जुलती हैं और मोदी से मिलती जुलती हैं, या इनकी पर्सनैलिटी में कौन से ऐसे ट्रेट हैं जो नेतन्याहू और मोदी से मिलते हैं जिसकी वजह से इनकी तारीफ़ की गई है। ये अब मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे समझिए। अब ज़रा चलते हैं ईरान इसराइल का जो इस वक्त जंग चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, झड़प तो नहीं कह सकते, बाकायदा अब तो एक किस्म की मिज़ाइलों की जंग ही है। ज़मीनी जंग तो नहीं है लेकिन मिज़ाइलों की और एयरक्राफ्ट्स की और वो सारी जंग तो चल रही है। ईरान ने अभी तक का इसराइल पर सबसे बड़ा हमला किया है। जो जुमेरात का दिन था, ये अभी तक की जितने भी दिन चल रहे थे उसमें इसराइल पर सबसे बड़ा हमला था। BBC लिखता है कि इतना बड़ा हमला था कि जो तल अवीव है उसकी हालत ऐसी ही लग रही थी जैसे कि जब इसराइल ने गज़ा के ऊपर बमबारी की थी, जो बिल्डिंग्स का हाल वहाँ हुआ था। ज़ाहिर है पूरे तल अवीव का नहीं लेकिन कुछ हिस्से का तल अवीव के, मीन इतनी शदीद बमबारी या मिज़ाइल जाकर गिरे ईरान की तरफ से कि बिल्डिंग्स की तबाही हो गई। साथ साथ BBC ये भी कह रहा है कि हैरानी की बात यह है कि जितनी बड़ी तबाही है उस तरह की हलाकतों की खबर जो है वो इसराइल से नहीं आ रही। हाँ, आज जो है वो दर्जनों ज़ख्मी होने की इतलात इसराइल ने ज़रूर दी हैं और साथ ये भी कहा है कि वो जो हमला तल अवीव में किया गया है वो एक मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल पे भी हुआ है। अब इसराइल के ऊपर इसराइल हमेशा ये इल्ज़ाम लगाता रहा गज़ा में और दूसरी जगहों पर फ़लस्तीनी ग्रुपों के ऊपर कि उन्होंने अपने जो हॉस्पिटल्स हैं या अपने जो फ़ौजी या अपने जो भी उनकी मलेशिया थी, उन्होंने जो अपने सेंटर्स बनाए हुए थे या अपने दफ्तर बनाए हुए थे या अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए थे या अपने असले के डिपो थे, वो उन्होंने सिविलियन आबादी के नीचे या करीब बनाए हुए थे। ये हमेशा इसराइल इल्ज़ाम लगाता रहा। अब दुनिया को ये पता चल रहा है कि इसराइल का जितना भी फ़ौजी नज़्मो नस्क है वो तमाम का तमाम तकरीबन या उसका मेजर पार्ट सिविलियन आबादी के नीचे, ऊपर सिविलियन आबादी है, नीचे तय खानों में उन्होंने फ़ौजी सिस्टम बनाया हुआ है।
अब अगर उनके मसलन उन्होंने जैसे ईरान के फ़ौजी सिस्टम पर अगर उन्होंने अटैक किए हैं, वापस ईरान उनके फ़ौजी सिस्टम पर जब या बिल्डिंग्स पर या इंस्टॉलेशंस पर जब अटैक करेगा तो ऊपर सिविलियन आबादी है, और जब वो बिल्डिंग्स गिरेंगी तो फिर इसराइल कहेगा कि देखें मासूम लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो अब बीबीसी कह रहा है कि ये हैरान कुन है कि इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं लेकिन हलाकतों की तादाद उस तरह की नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा मिसाइल हमला है या मिसाइलों के साथ हमला है। और जो तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं उससे भी बड़ा वाज़े हो रहा है कि जो उनका आयरन डोम या उनका जो दिफाई निज़ाम था जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता था और हवा में फ़िज़ा में तबाह करता था, वो भी या तो थक गया है या अब उतना मौसर नहीं रहा। अब ईरानी मिसाइल जो हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से, एक्यूरेसी से और तवातर के साथ जाकर टकरा रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है जिसमें ये नज़र आया कि बहुत ही बड़ी बिल्डिंग जो इज़राइल की स्टॉक एक्सचेंज की, तेल अवीव की स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, वो तबाह हुई है या उसको नुकसान पहुंचा है, उसको जाके मिसाइल ने हिट किया है। इसके साथ साथ ईरान से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, और ईरान का दावा यह है कि उन्होंने 18 एजेंट्स मीन जासूस पकड़ लिए हैं मोसाद के। उन्होंने कहा ये वो जासूस हैं जो ईरान के अंदर ड्रोन्स बनाते थे। याद कीजिए जब ईरान ने ये सारा काम इस दफ़ा शुरू हुआ है, हालिया जो सारा मामला, इसमें जो ईरान ने पहले ही दिन इनकी तमाम टॉप मिलिट्री लीडरशिप के लोगों को उसी दिन जाँ बहक कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था। वो पता चला था बाद में कि वो ड्रोन्स अंदर से ही उड़े थे। हमने आपको मैप पे दिखाया था कि 80 किलोमीटर्स तेहरान से बाहर एक उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई गोदाम या कोई हवेली टाइप जगह उन्होंने किराए पर ली, वहीं पर उन ड्रोन्स को असेंबल किया गया और फिर उन्हें ऐसे वक्त पर उड़ाया गया कि एक तरफ से वो ड्रोन आए और दूसरी तरफ से इसराइली तैयारे और इसराइली मिसाइल, और सब ने इकट्ठे कार्रवाई की। और जो मिलिट्री की लीडरशिप को असैसिनेट किया गया था वो उन ड्रोन्स की वजह से किया गया था। अब ईरान ये कहता है कि उन्होंने 18 मोसाद के एजेंट्स पकड़े हैं, जासूस पकड़े हैं जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, उनको पकड़ा है असलहे समेत और ड्रोन समेत, और वो ड्रोन्स बना रहे थे। और उस ज़ाहिर है ड्रोन्स बनाने के बाद उन्होंने हमला करना था। ये मशहद से उन्होंने ये पकड़े हैं लोग, ये मशहद में थे। तेहरान के पास तो ये काम हो चुका, अब शायद मशहद के पास जो है वो ये काम हो रहा है। अब अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो अल जज़ीरा का एक फ़ोटोग्राफ़र जो है उसको पकड़ लिया गया है, और उसको इसलिए पकड़ा गया है, जर्नलिस्ट है ज़ाहिर है, इसलिए पकड़ा गया है कि कहते हैं कि जहां मिसाइल गिरा है उस जगह की कवरेज वो कर रहा था, तो कहीं उसकी कवरेज की वजह से तो मिसाइल नहीं गिरा, या शायद उसने मिसाइल गिरने के बाद वहाँ की एग्जैक्ट कवरेज की है और जगह बताई है, तो उससे शायद ईरान को कोई फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए उसको डिटेन कर लिया है। अब अल जज़ीरा उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। तो इसराइल शदीद इस वक्त प्रेशर में है जो ईरान के इस टाइम तक मिसाइल आ रहे हैं। अब देखते हैं ये आगे कितनी देर चलता है। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान के अंदर बैंकिंग सेक्टर को हैक कर लिया है। उनके 3-4 मेजर बैंक्स के सिस्टम्स को इसराइल ने हैक कर लिया, जिसकी वजह से लोग अपने अकाउंट्स में से ना पैसे निकलवा सकते हैं, ना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ना अपने एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो बैंकिंग सिस्टम को जैम किया, साथ साथ आपको पिछले दिनों जब पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी का स्कैंडल ही हम कहेंगे उसको आम करने की कोशिश की गई, तो हमने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी और स्पेशली जो बिटकॉइन है वो वहाँ माइन किया जाता है या वो कंप्यूटर के थ्रू वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर बिजली सस्ती होती है, क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। हमने आपको बताया था कि 3.5 लाख इलेक्ट्रिक यूनिट जो है वो चाहिए होती, बिजली के यूनिट चाहिए होते एक बिटकॉइन बनाने के लिए। और दुनिया में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर उस एक बिटकॉइन को बनाने के लिए जो सिर्फ बिजली इस्तेमाल होगी वो 55,000 डॉलर्स की होगी। अब दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पर ये सस्ती होती है, उनमें से एक मुल्क ईरान भी है। सबसे पहले लेबनान है, वहाँ पर तकरीबन $266 में, सिर्फ 266, हमारे 54,000, वहाँ पर सिर्फ $266 के अंदर जो है वो तैयार हो सकता है एक बिटकॉइन। ईरान में सिर्फ $500, मतलब कि ईरान जो है वो हम एक बिटकॉइन बनाएंगे तो ईरान जो है वो 27 बिटकॉइन उतनी बिजली की कीमत में बना लेगा। तो ईरान के अंदर क्योंकि बिटकॉइन बनाना बहुत सस्ता है तो वहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो के कुछ यूनिट्स लगे हुए थे। $90 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी जो है उसे हैक कर लिया गया है। ज़ाहिर है क्रिप्टो क्योंकि है ही डिजिटल, तो उसको हैक कर लिया गया है और उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है ऐसे वॉलेट्स के अंदर जहाँ से अब ईरान शायद उसे वापस रिट्रीव ना कर सके। ये एक फाइनेंशियल साइड के ऊपर ईरान पर मेजर अटैक्स हैं उनके बैंक्स पर और उनके क्रिप्टो के सिस्टम पर। जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अब हमारे हॉस्पिटल पर हमला किया है तो अब हम आयतुल्ला खामेनाई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब उसको मरना पड़ेगा। साथ साथ आयतुल्ला खामेनाई साहब ने कहा है कि अगर
हमारी टॉप लीडरशिप को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो फिर मशरक़ वस्ता में वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं। अब ये नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके नताइज बहुत ही संगीन होंगे जो किसी ने अभी तक सोचा नहीं। उसके बाद जो अगली खबर आपके सामने रखते हैं वो ये है कि जो रज़ा पहलवी जो शाह ऑफ ईरान के बेटे हैं और वली अहद हैं, और वहाँ पर वो अब हुकूमत करने को तैयार हैं क्योंकि रिजीम चेंज का काम शुरू हुआ है। और जो रज़ा पहलवी हैं वो इसराइल के बहुत करीब हैं, हाल ही में उनके बच्चों की शादियाँ भी उधर ही हुई हैं। तो इस सिचुएशन के सूरत हाल के अंदर अब रज़ा पहलवी साहब ने यह बयान दिया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई कंट्रोल खो चुके हैं, मौजूदा हुकूमती निज़ाम का ख़ात्मा करीब है। हमने इब्तदाई 100 दिन की अबूरी हुकूमत और इसके बाद की कौमी जमहूरी हुकूमत के लिए तैयारी कर ली है। उन्होंने अपनी शैडो कैबिनेट बना ली है। वो कहते हैं मेरी तैयारी है, इब्तदाई 100 दिन की मैंने अबूरी हुकूमत बनानी है, फिर कौमी हुकूमत बनानी है, फिर इलेक्शन करवाएंगे। तो ये ईरानी वली अहद रज़ा पहलवी साहब ने बिल्कुल अब एक ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है पूरे का पूरा आने वाले दिनों में ईरान के अंदर कैसे रजीम चेंज में जाकर इन्होंने फिर उस पर टेक ओवर करना है। तो मतलब इससे ये समझ लीजिए कि ज़मीनी मदाखलत अब इनएविटेबल है। ये फ़ज़ाई हमले तो हो रहे हैं ईरान पर, लेकिन ये जो रज़ा पहलवी साहब की डायमेंशन है और तैयारी कर ली है, और सदर ट्रंप ऑलरेडी और नेतन्याहू ऑलरेडी इस तरफ इशारा कर चुके हैं रजीम चेंज की तरफ। तो अब ये नज़र आ रहा है कि ज़मीनी जो वहाँ पर इन्वेजन है, वो ग्राउंड इन्वेजन जो है, बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो इनएविटेबल है, और उसमें फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ यहाँ मामला नहीं रुका। जैसे ही उधर रज़ा पहलवी साहब ने ये बात की है तो हमारे जियो न्यूज़ ने भी इन्हीं लाइनों के ऊपर खबरें रन करना शुरू कर दी। तो आप ये समझ लीजिए फिर कि कितना वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है। एक तरफ फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई है, तीसरी तरफ CNN न्यूज़ 18 कह रहा है कि पाकिस्तान से बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी कॉपरेशन भी मांगा गया है और समुद्री कॉपरेशन भी। तीसरी तरफ रज़ा पहलवी जो हैं वो पूरा ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, और चौथी तरफ हमारा ही एक टीवी चैनल जो है वो अब खबरें रन कर रहा है कि ईरानी हुकूमत का ख़ात्मा होता है तो इक़्तिदार के लिए मैदान में कौन होगा। जियो न्यूज़ जब ऐसी कोई भी स्टोरीज़ रन करना शुरू करता है तो ये एक ऐसे नहीं होता कि ये एक आउट ऑफ ब्लू उन्होंने पकड़ के न्यूज़ स्टोरी रन कर दी। इस पर जो उनके मरकज़ी दिमाग हैं, उनके रूहे रवा हैं मीर साहब, उनको इसके ऊपर बहुत ही वो इसके ऊपर मैं ये क्या कहूँ कि उनको इस चीज़ के ऊपर बड़ा नाज है कि वो बयानिए को ऐसे तराशते हैं कि फिर किसी से उसका मुकाबला नहीं किया जाता। वो ये समझते हैं कि बयानियाँ बनाने में उनका कोई सानी नहीं है, और जब वो बयानियाँ बनाते हैं तो फिर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये, और वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, चारों तरफ से इकट्ठा बनता है बयानियाँ, उसमें एड्स भी आते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी आता है, उसके अंदर टीवी प्रोग्राम्स भी होते हैं, आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं, उसके अंदर वो ऐसे एनालिस्ट को भी बिठाते हैं। तो एक ऑल गन्स ब्लेजिंग किस्म का उनका ये नैरेटिव होता है जब वो बनाते हैं, और इसी चीज़ का वो पाकिस्तान के अंदर अपना तुरा इम्तियाज़ कहते हैं इस चीज़ को, और इसमें वो खासा सीरियस काम भी करते हैं और डैमेज करने की कोशिश भी करते हैं। अभी तक उन्हें एक ही चीज़ में मात रही है, और वो इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम, ये जो पिछले 3 साल में हैं, भरपूर उन्होंने जर्नल्स के साथ मिलकर काम किया, लेकिन नैरेटिव बनाने में वो नाकाम रहे हैं। इससे पहले वो खासी नैरेटिव साजी करते रहे हैं, और इसीलिए बार बार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनसे नफरत भी बहुत करती है, और फिर उन्हीं के कंधे को मुस्तार भी लेते हैं नैरेटिव बनाकर उसे इस्तेमाल करने के लिए। तो अब आप ये खुद ही देख लीजिए कि ये जो रजीम चेंज है इसके मामलात कितने सीरियस हैं, और इसके पाकिस्तान तक इसके फुटप्रिंट इसका आना शुरू हो गया। अब जाने से पहले आपके सामने मैंने जो ख़बर रखनी थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, लेकिन इसी चीज़ ने सारा टाइम ले लिया। सुबह के व्लॉग में रखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ क्या किया गया और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपको सुनवाते हैं नजम सेठी साहब का तज्जिया, 1-1.5 मिनट का है वो सुनिएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि जो मेरे पिछले 3-4 व्लॉग हैं उसी से मिलती जुलती बात वो कर रहे हैं, लेकिन अहमियत यह है कि ये बात नजम सेठी कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये बात करूँगा तो आप कहेंगे कि चले आप तो तनकीद बराए तनकीद भी कर सकते हैं, बाइसनेस भी हो सकती है। नजम सेठी बिल्कुल भी प्रो इमरान खान नहीं है, और उनका अगर ये तज्जिया है तो आप यही सोचिए कि नून लीग, मैं ये नहीं कह रहा कि नजम सेठी नून लीग हैं, नून लीग से उनकी कुर्बत है, लेकिन वो एक ज़ाहिर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि फिर अगर नजम सेठी ऐसे सोच रहे हैं तो फिर नून लीग कैसे सोच रही होगी, ये सुनिए। देखिए, देयर इज नो फ्री लंच, स्पेशली इन अमेरिका। अमेरिकन कल्चर में एक फ्री लंच है ही नहीं। इट्स ऑलवेज यू ओ मी, आई एम पेइंग अ डेट, दिस इज द जॉब। तो अब बात यह है कि मुझे आज की खुशियों में, जो कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही कि जी वाह वाह, वी आर थ्रू,
गुड टाइम्स आर अबाउट टू रोल। जैसे अमेरिका ने ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया था, अयूब खान को सपोर्ट किया था, मुशर्रफ को सपोर्ट किया था, और अभी भी बातें ऑलरेडी 2030 की होनी शुरू हो गई हैं कि 2030 में पाकिस्तान जो है वो यहाँ होगा और वहाँ होगा और मैं यहीं होऊंगा टू टेक इट थ्रू। ये बातें हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसी किस्म का इस वक्त एक माहौल बन रहा है या बन चुका है। मगर हमेशा मेरी कोशिश है कि याद दिला दूं मैं इनको हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना बड़ा खतरनाक बात है, मगर दुश्मनी दुश्मनी करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। या दुश्मनी करना बड़ी खतरनाक बात है और दोस्ती करना तो और भी खतरनाक, मोहलिक इस है। किस्म की बात जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे ही है। तो अब बात यह है कि अमेरिका दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती। अयूब खान साहब जब गए थे 1960s मिड 60s में, और उनको फील्ड मार्शल थे और उनको कांग्रेस के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन मिली और उन्होंने किताब लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक। मगर एक्चुअली विद अमेरिका इट डजंट वर्क, देयर आर नो फ्रेंड्स। अमेरिका इज द ओनली मास्टर। एक प्रेसिडेंट आए या दूसरा आए, अमेरिका इज ओनली द मास्टर। और ये भूल जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट्स, कुछ गलत फहमी हो जाती है या खुश फहमी हो जाती है कि मैंने बड़े पर्सनल ग्रिड बना लिए है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। इट डजंट वर्क, इट्स टू बिग एंड टू मच ऑफ अ ग्रेट पावर। There are no friendships, there are only interests, and beyond the interests of the state of America there is the interest of the American president, जिसकी एक टर्म दो टर्म्स उसकी अपनी पॉलिसीज होती है। सो आई थिंक इन दिस केस टू वी शुड नॉट फॉरगेट कि ट्रम्प के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड हाउ ही मीन्स टू अचीव दोज। उसमें अगर हमारे थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं तो गुड, मगर अगर ट्रम्प के ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मान के आते हैं उनसे, क्या कमिटमेंट करके आते हैं और क्या नहीं करके आते हैं, बिकॉज ट्रम्प ने बड़ी खरी बात की होगी वहां। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।